देखिए ये लास्ट क्लास में मैंने इन बैचेस में वो कराया था जनरेटर। ठीक है, जनरेटर में मैंने एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, वो ग्राफ डिस्कस करने के लिए था। ठीक है, मैंने कहा था कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जीरो टाइम पर, ठीक है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इस वक्त फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स मैक्सिमम होगा और इस इंस्टेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, मैक्सिमम है। और ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। फिर उसके बाद कॉइल घूमना चालू हुई, फ्लक्स की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज होना चालू हुई, और किसी इंस्टेंट पर आपकी कॉइल जो होगी वो इस तरीके से होगी कि वो उसका नॉर्मल जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में आपका फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जो उसको अपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को। फिर कॉइल रोटेट करेगी, मैंने आपको फेज डायग्राम बनाया था। ठीक है, अब रोटेट करेगी, फ्लक्स फिर क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स फिर बढ़ेगा, मैक्सिमम की तरफ जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ फिर क्या होगा। अब देखिए कॉइल इस तरीके से हो जाएगी, इधर ऐसे। कॉइल का नॉर्मल इधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर रहेगी, है ना। और फ्लक्स फिर क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा लेकिन अपोजिट रहेगा, अपोजिट फेज से। ठीक है, तो इस वक्त ईएमएफ की वैल्यू फिर क्या होगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। फ्लक्स फिर घटेगा, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि कॉइल का फेज, ठीक है, कॉइल का फेज और नॉर्मल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। वो अंदर की तरफ है, ये इनवर्ड है। ठीक है, और ये आउटवर्ड है। नॉर्मल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपकी। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फ्लक्स की वैल्यू फिर क्या होगी, जीरो होगी। ईएमएफ फिर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन ये मैक्सिमम जो होगा वो नेगेटिव में रहेगा, आ रहेगा नेगेटिव एक्स। उसके बाद फिर फ्लक्स घटना चालू होगा, और फ्लक्स घट करके फिर क्या होगा, फिर फ्लक्स घट रहा है ना, नहीं बढ़ेगा, सॉरी, अब बढ़ेगा ना फ्लक्स, पहले जीरो घटा है अब बढ़ा है, बढ़ेगा। उसके बाद फिर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू फिर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ईएमएफ फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, ग्राफ खींचूं, तो इस टाइम पर आपका फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था, उसको अपोज करने वाला इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। उसके बाद फ्लक्स घटने लगा तो ईएमएफ क्या हो गया, बढ़ने लगा, धीरे धीरे फ्लक्स घटने लगा तो ईएमएफ क्या हुआ, बढ़ने लगा। ठीक है, और जैसी फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स जीरो हो गया, ईएमएफ मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद फिर फ्लक्स बढ़ने लगा तो ईएमएफ की वैल्यू फिर क्या होगी, घटने लगी, है ना। और जैसी फ्लक्स फिर क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, लेकिन अपोजिट सेंस में, क्योंकि पहले नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थे, अब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो भैया आपका ईएमएफ फिर क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया ईएमएफ मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, ईएमएफ की वैल्यू फिर क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद कॉइल फिर रोटेट करेगी। ठीक है, फ्लक्स फिर क्या होगा, घटेगा, ईएमएफ फिर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और ईएमएफ फिर क्या होगा, मैक्सिमम, लेकिन नीचे की साइड में, नेगेटिव साइड में। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ फ्लक्स फिर बढ़ेगा, ईएमएफ फिर घटेगा, और उसके बाद जैसी फ्लक्स पहले जैसा मैक्सिमम हो जाता है तो ईएमएफ की वैल्यू फिर क्या होती है, पहले जैसी जीरो आती है। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना रहा हूँ एक, तो ये इस तरीके का ग्राफ रहेगा। ठीक है, पहले इस टाइम पे इसे जीरो टाइम कहते हैं, इसको टी बाय में फोर टाइम कहते हैं, इसको टी बाय में टू कहते हैं, इसको थ्री टी अपॉन में फोर कहते हैं, और इसको टी कहते हैं। ठीक है, तो जीरो टाइम पर आपका ईएमएफ जीरो, उसके बाद फिर वो बढ़ना चालू हुआ, बढ़ना चालू हुआ, बढ़ना चालू हुआ, और उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ना चालू हुआ तो ईएमएफ क्या हुआ, घटना चालू हुआ, और यहाँ तक आते हैं फिर क्या हुआ, जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फ्लक्स घटना चालू हुआ तो ईएमएफ बढ़ना चालू हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, मैक्सिमम हो गया यहाँ पर आके, और उसके बाद फिर जीरो हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम के लिए मैंने बनाया, पूरा साइकिल ऐसी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन भी बनाया था, और फिर मैंने कल यहीं पे मेरी मीटिंग खत्म हो गई तो ये रोक दिया था मैंने, है ना। तो ये था आपका फेज डायग्राम, इसे कहते हैं फेज डायग्राम इन एसी जनरेटर, फेज डायग्राम
इन एसी जनरेटर, ठीक है। ये इस तरीके का है ना, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने कराई नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा आते नहीं है, और फिर दोबारा से कराऊंगा तो वही होंगे, बाद में करा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन जो रहेंगे इस पे बीना साइन थीटा या हाँ नवाब साइन थीटा, इन पे ही होंगे बेस, ठीक है। चलो हाँ, डायग्राम ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बनाया, ठीक है। वो तो बनाना ही बनाना क्योंकि आपको वर्किंग बनानी है, तो इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया है? आवाज नहीं निकल रही? ठीक है, चलो भैया बात करते हैं भैया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, देखिए ट्रांसफार्मर यूज भी होता है एसी करंट के लिए, ठीक है। और ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, बस वो इलेक्ट्रिसिटी को हाई वैल्यू से लो और लो से हाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है भैया? एक डिवाइस जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को टाइम टू टाइम क्या करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करता है, ठीक है। तो भैया आते हैं, बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, ठीक है। कह रहा है ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, हाई टू लो, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। लो से हाई में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अलग ट्रांसफार्मर, हाई से लो में करना है तो उसके लिए अलग ट्रांसफार्मर। अब ये कैसे करता है तो आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। इनपुट, इफ इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, अगर आपको इनपुट वोल्टेज क्या करनी है भैया, बढ़ाना है, तो आप जिस ट्रांसफार्मर का यूज करते हो उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब जो वोल्टेज बढ़ा दे, आपने 20 वोल्ट दिया है, आपका आउटपुट निकले 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट ज्यादा निकले इनपुट से, तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यदि आप वोल्टेज को डिक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ पे इंक्रीज वोल्टेज करने से या डिक्रीज वोल्टेज करने से पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर कंजर्व रहती है, ठीक है। कैसे होगा आपको पता लग जाएगा। अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करो, ठीक है भैया। ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सा डायग्राम दिखा रखा है, ट्रांसफार्मर इतना इजी नहीं होता, बाकी समझाने के लिए इसी डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एसी सोर्स है, इनपुट सोर्स है, इसे कहते हैं भैया, ये जो आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल टाइप का, ये रेक्टेंगल टाइप का जो होता है इसे कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि आयरन की जो परमेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसके द्वारा प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं भैया सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, सबकी सब क्या होगी भैया, बाहर नहीं निकल जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपने आयरन कोर नहीं इस्तेमाल किया होता तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती भैया, बाहर निकल जाती। अब इसका इस्तेमाल करने की वजह से जो भी प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वो सब की सब क्या होगी, इसी कोर के अंदर से होते हुए, इस तरीके से होते हुए सबकी सब क्या होगी, सेकेंडरी से पास कर जाएगी, ठीक है। और इसी लूप के अंदर ये गोल गोल घूमती रहेगी। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने किसका इस्तेमाल कर लिया, लैमिनेटेड आयरन कोर का। किसका इस्तेमाल किया है? लैमिनेटेड। लैमिनेटेड का मतलब होता है कि ये बहुत सारी पट्टियों से मिला के बनाया जाता है। आपने कभी छोटे मोटे जो रेडियो वगैरह में ट्रांसफार्मर लगते हैं उसको खोलना, उसमें देखना तो आपने लोहे की बहुत सारी पट्टियां लगी होती है, ठीक है भैया। तो उसका भी एक पर्पस होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर बनाने का पर्पस यही होता है कि आप एक एडी करंट पढ़ोगे, एडी करंट कम हो जाता है लैमिनेटेड आयरन कोर में। बताऊंगा मैं एडी करंट टॉपिक को, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। आयरन कोर इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि प्राइमरी कॉइल के द्वारा बनाई गई सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इसी लूप के अंदर है, और सारी की सारी कहां से पास हो, सेकेंडरी से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए। अगर यहाँ पे कितनी टर्न है देखो, गिनो, 1 2 3 4, यानी प्राइमरी में 4 टर्न है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्न है। सेकेंडरी में कितने टर्न है? 6 टर्न। समझ गए? यहाँ पे नीचे वाले में देखो, इसमें कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने टर्न है, 4 टर्न। तो इस केस में यहां पर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, कम हो जाएगा, और यहां पर टर्न ज्यादा होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर 4 टर्न है, 4 टर्न ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, लेकिन यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन कितने का हुआ,
6 टर्न का। ज्यादा टर्न रहेगी तो म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा, उससे आने वाला इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पर अगर आपकी ज्यादा टर्न है और यहां पर कम टर्न है, तो ज्यादा टर्न से तो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, लेकिन केवल म्यूचुअल इंडक्शन कितना हुआ, 4 टर्न का हुआ। कम टर्न का म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सॉरी टर्न कम रहेंगी तो उनका म्यूचुअल इंडक्शन भी कम होगा, और उससे आने वाला आपका इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, कम ही रहेगा। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज आपका कम हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टर्न्स का म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर कम टर्न्स का म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन, और एक ऐसा है स्टेप अप। ठीक है भैया, नीचे लिखा भी होगा स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया म्यूचुअल इंडक्शन, तो यही इसका प्रिंसिपल होता है कि भैया म्यूचुअल इंडक्शन ही क्या है, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है, यही लिखा हुआ है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, किसके ऊपर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के। व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू वन ऑफ द टू कॉइल, दोनों में से किसी एक कॉइल से चेंजिंग करंट पास होगा, तो इन दोनों के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंजिंग होगी, वेरिएबल होगी। और यहां से जो लिंक करने वाला फ्लक्स है पड़ोस की कॉइल से, करंट इसका चेंज हो रहा है, लेकिन फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। जब पड़ोस वाली का फ्लक्स चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे, और यहाँ पर ज्यादा टर्न्स का म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यहाँ पर ज्यादा ईएमएफ आएगा, यहाँ पे कम टर्न्स का म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यहाँ पे कम करंट ईएमएफ आएगा। ठीक है भैया, समझ गए, तो यही लिखा हुआ है, लिखा है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन द चेंजिंग करंट पासेस थ्रू वन ऑफ द इंडक्टिव कपल्स कॉइल। कपल्स कॉइल मतलब क्या होता है, जहां पे म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना, वहां पर आप कपल्स ऑफ कॉइल यूज करते हो, मतलब पेयर। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इज सेट अप इन अदर कॉइल, दूसरी वाली कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। समझ गए, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मर काम क्या है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है। कौन से वोल्टेज को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। समझ गए, जब आप सेकेंडरी में ज्यादा टर्न रखोगे प्राइमरी से, तो यहाँ पर ज्यादा टर्न्स का म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ज्यादा बड़ा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जब आप सेकेंडरी में कम टर्न रखोगे, प्राइमरी में ज्यादा टर्न रहेगी, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन भी कम होगा और यहाँ पर कम पोटेंशियल आएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। ठीक है, इसे स्टेप डाउन कहते हैं। प्रिंसिपल वही है, म्यूचुअल इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, फिर अभी आपका दो टाइप के हमारे पास ट्रांसफॉर्मर यूज होंगे। आता दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर यूज होंगे, वैसे तो ये नहीं भी बताऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो मतलब कि इस तरीके का होता है, दूसरा इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके वाले को हम कहते हैं भैया कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं इसे, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसमें दो लिंब होते हैं, पहले लिंब पे प्राइमरी कॉइल लपेटी होती है, दूसरी लिंब पे सेकेंडरी कॉइल लपेटी होती है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से आती है उसका सेकेंडरी का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ठीक है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स बाउंड ऑन द सेपरेट लिंब, दोनों अलग अलग लिंब पे लपेटी होती है। सो दैट कोर इज लार्जली सराउंडेड बाय कोर, मतलब इसका जो कोर होता है काफी ज्यादा दूर तक फैला होता है। ठीक है, मैनी ऑफ द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ द क्लोज टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है भैया, तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर बहुत सारे बनते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे टर्न जो है, यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी उनको चलने के लिए काफी दूर का रास्ता तय करना पड़ेगा, और इस रास्ते तय करने के दौरान में काफी सारी मैग्नेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है। इस तरीके से इसका म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाता है, और आने वाला जो ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू भी क्या होती है, मतलब पावर लॉस हो जाता है ओवरऑल, कहने का मतलब है, क्योंकि अलग अलग सेपरेट लिंब में दूरी बढ़ गई है। समझ गए, लेकिन ये है आपका शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होता है, एक ही लिंब पे हम दोनों कॉइल को लपेट देते हैं, इसकी काफी ज्यादा एफिशिएंसी होती है। प्राइमरी कॉइल को भी इस पे लपेट दिया, सेकेंडरी कॉइल को भी इस पे लपेट दिया। इससे क्या होता है कि ये प्राइमरी कॉइल जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी सबकी सब कहां से पास होगी, सेकेंडरी से। ठीक है, और सेकेंडरी का म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज बहुत कम हो गया इसमें। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। यहां लिखा हुआ है shell type transfer in shell type transformer the primary and secondary coils are wound on over the another in the same limb, same limb पर ही हम लपेट देते हैं। ठीक है,
The coils are very largely surrounded by the iron core and transformer is used radio, TV, transmitter, receiver and shell types as shown in the figure. ठीक है भैया, तो कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब आते हैं सीधा वर्किंग पे। चलो देखिए, हमने ट्रांसफार्मर देख लिया, यहाँ पर मैं भी बना दे रहा हूँ एक सुंदर सा ट्रांसफार्मर। बस करना, ठीक है। ये हो गया आपका शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसमें हम इधर लपेट रहे हैं प्राइमरी कॉइल को। प्राइमरी कॉइल को मैं इस वाले कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट वोल्टेज देंगे, ठीक है, इनपुट। और यहाँ पर मैं सेकेंडरी कॉइल लपेट रहा हूँ केतु के फेवरेट कलर से। यहाँ से मैं लेता हूँ आउटपुट। बेटा तू ऐसे ही कलर तेरे को पसंद होते हैं वैसे। एक सेकंड, यहाँ पे एक थोड़ी इसकी नीड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लपेट दिया। ये होगी आपकी प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। देखिए प्राइमरी कॉइल की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी कॉइल की मैं बात करूं, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर कुल नंबर ऑफ टर्न क्या एनएस है, क्या है एनएस है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें कितनी है एनएस, एनएस। फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न कितना है, टर्न कितना 5। एक टर्न की बात करूंगा तो एक टर्न से कितना फ्लक्स है 5 लिंक है। कुल नंबर ऑफ टर्न कितनी है एनएस, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, सेकेंडरी से क्या हुआ नंबर ऑफ टर्न इनटू में एक टर्न के फ्लक्स क्या हुआ 5। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ बाय म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा भैया। तो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा डी, ये होगा, यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्शन से जो ईएमएफ हम निकालते हैं। तो भैया माइनस डी अपॉन में डी टी। फाइव एस की वैल्यू क्या रखी है एन एस। एक टर्न के थ्रू फ्लक्स क्या है सेम है, एन एस को बाहर निकाल दो तो माइनस एन एस डी फाइव अपॉन में डी टी हो गया। ये एक टर्न के थ्रू फ्लक्स हो गया। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाली कॉइल की, है ना। अब मैं इस वाली प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है, कितनी है एनपी, कितना है एनपी। और एक टर्न के थ्रू जो फ्लक्स होगा वही उतना ही होगा जितना सेकेंडरी की एक टर्न के थ्रू फ्लक्स है। अब कैसे होगा फ्लक्स, तो आपको पता भी है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बनी है सारी की सारी यहाँ से पास कर रही है। एक टर्न का जो एरिया है वही इसका भी एरिया, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो फ्लक्स क्या होगा एक टर्न के थ्रू सेम ही होगा। फ्लक्स थ्रू
ईच टर्न कितना होगा, 5। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स 5p होगा, क्या होगा 5p, और उसकी वैल्यू क्या होगी np इंटू में 5। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो इस वाली कॉइल का होगा ना, क्योंकि करंट भी इससे गई है और इंड्यूस ईएमएफ भी इसके अंदर आ रहा है, तो उसका क्या होगा सेल्फ इंडक्शन, क्या होगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ ईएमएफ बाय सेल्फ इंडक्शन क्या होगा भैया, ईपी। प्राइमरी का क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, वो कैसे निकलेगा, -d 5p अपॉन में dt, और आपको पता -d अपॉन में dt। 5p की वैल्यू क्या रखी है, np 5, और अगर हम np को बाहर निकाल दें तो क्या होगा, d5 अपॉन में dt हो जाएगा। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, ये दो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने आ रहा हूँ अलग से। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, पहली और सेकंड को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक दूसरे से, तो ये क्या होगा ईपी, जिसकी ईपी अपॉन में ईएस। अच्छा, ईपी की वैल्यू क्या रखी है, ईपी की वैल्यू क्या रखी है -NS NP d5 अपॉन में dt, और -NS d5 अपॉन में, ये और ये क्या टर्म कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ईपी अपॉन में ईएस क्या आया, एनपी अपॉन में एनएस आई। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कैसे भी देखिए, फोर स्टेप अप में आपको पता है आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा पोटेंशियल आता है एज कंपेयर टू, अच्छा अभी आपको पता है भैया, स्टेप अप की बात करता हूं तो स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी में ज्यादा पोटेंशियल आएगा, प्राइमरी में कम आता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो ईपी से ज्यादा होगा। और फोर स्टेप डाउन क्या होगा, सेकेंडरी में कम पोटेंशियल आएगा, प्राइमरी में क्या होगा ज्यादा आएगा। ठीक है, अब होता क्यों है, कैसे करते हैं, तो आपको बता दूं, अगर ईएस ईपी से ज्यादा है तो ध्यान, ईएस अपॉन में ईपी या ईपी अपॉन में ईएस, ईपी अपॉन में या ईएस अपॉन में ईपी, इसको ऐसे लिखते हैं, इस वाली इक्वेशन को उल्टा कर ले दो, तो ईएस अपॉन में ईपी बराबर में एनएस अपॉन में एनपी, है ना। इस वाली इक्वेशन को मैंने लिख दिया सर, ऐसे ठीक, तो इक्वेशन नंबर थर्ड आप इसको कर दो, आगे सही जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल में ज्यादा करूंगा। ठीक है, ईएस अपॉन में ईपी। अगर मैं बोलूं भैया कि अगर मैं स्टेप अप की बात कर रहा हूँ, स्टेप अप में सेकेंडरी में ज्यादा ईएमएफ आता है, क्या आता है ज्यादा ईएमएफ, तो इसका मतलब ईएस इज ग्रेटर देन ईपी। ठीक है, देन क्या होगा, ईएस अपॉन में ईपी की वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा। और आपको पता फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या होगा, थर्ड इक्वेशन हम देख रहे हैं भैया, ईएस अपॉन में ईपी की वैल्यू क्या है, एनएस अपॉन में एनपी, एनएस अपॉन में एनपी की वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको सेकेंड स्टेप अप बनाना है तो आपको सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। समझ गए भैया, सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी में ज्यादा टर्न होगी, प्राइमरी में क्या होगी कम टर्न होगी। अगर मैं स्टेप डाउन के ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो आपको बता दूं, ये यही होता ऊपर वाला, है ना। तो ये हो गया आपका डन, ईएस अपॉन में ईपी इज लेस देन 1। और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन अगर मैं बात करूं, थर्ड इक्वेशन की बात करूं, तो ईएस अपॉन में ईपी की वैल्यू क्या रखी है, ईएस अपॉन में ईपी की वैल्यू क्या रखी है, एनएस अपॉन में एनपी, एनएस अपॉन में एनपी इज आल्सो लेस देन 1, तो एनएस इज लेस देन एनपी। अगर आपको स्टेप डाउन बनाना है ट्रांसफॉर्मर, यानी आपको पोटेंशियल घटाना है, तो सेकेंडरी में कम टर्न रखोगे, प्राइमरी में क्या रखोगे ज्यादा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं भैया, अगर आपको
पोटेंशियल बढ़ाना है या घटाना है तो वही डिसाइड करेगा कि एनएस अपॉन में एनपी का रेशियो क्या आ रहा है। आपने देखा अगर एनएस अपॉन में एनपी का रेशियो 1 से ज्यादा आ रहा है तो क्या बन रहा है, और यहाँ पर ये इसकी रेशियो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो क्या बन रहा है, स्टेप डाउन। तो एनएस अपॉन में एनपी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या कहते हैं इसे, सो एनएस अपॉन में एनपी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, एनएस अपॉन में एनपी की वैल्यू क्या होती है 1 से ज्यादा, और स्टेप डाउन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, एनएस अपॉन में एनपी की वैल्यू 1 से कम। ठीक है, समझ गए। इफ ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, अगर ट्रांसफॉर्मर आपका क्या है 100% एफिशिएंट है, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज ट्रांसफॉर्मर is 100% efficient। एफिशिएंट, अगर 100% एफिशिएंट है तो इसका मतलब होगा कि भैया पावर इन प्राइमरी कॉइल बराबर में पावर थ्रू दी सेकेंडरी कॉइल, दोनों में बराबर होनी चाहिए पावर। जितनी पावर प्राइमरी हो उतनी क्या होनी चाहिए सेकेंडरी में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं पावर का फॉर्मूला तो होता है ईएमएफ इनटू में करंट। क्या होता है, ईएमएफ इनटू में करंट। तो मैं प्राइमरी की बात करूंगा, प्राइमरी में पावर क्या होगी, तो प्राइमरी का ईएमएफ प्राइमरी का करंट है ना, बराबर में प्राइमरी का सेकेंडरी का ईएमएफ और सेकेंडरी का करंट है ना। अब इसको हम लिख देंगे ईएस अपॉन में ईपी, लिख दो इसको, इसको नीचे ले और इसको इसके नीचे ले, क्या हुआ, आईपी अपॉन में आई है, ये हो गया, इसे कहते हैं फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन मैथ फ्रॉम थर्ड है, फ्रॉम थर्ड है फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या था, ईएस अपॉन में ईपी की वैल्यू क्या थी, एनएस अपॉन में एनपी, एंड यहाँ पर ईएस अपॉन में ईपी की वैल्यू क्या रखी है, आईपी अपॉन में आईएस। तो ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू तो सारी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ईएस अपॉन में ईपी इज इक्वल्स टू एनएस अपॉन में एनपी इज इक्वल्स टू आईपी अपॉन में आईएस। भैया ये सबसे ज्यादा मेन इक्वेशन है। यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलेगी कि अगर ईएमएफ सेकेंडरी का ज्यादा है, देखिए इसका करंट कहाँ आ रहा है, सेकेंडरी का ऊपर, ईएमएफ कहाँ आ रहा है, सेकेंडरी का ऊपर है, तो उसका करंट कहाँ है, नीचे। अगर करंट ईएमएफ नीचे है तो करंट कहाँ जाएगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट। तो हेयर ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन कर लो। तो हेयर फ्रॉम बाय कौन सी है, फिफ्थ इक्वेशन, हमने क्या देखा कि ईएमएफ जो है वो करंट के क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है। अगर आप टर्न बढ़ा देते हो, सेकेंडरी में आपका फोर, अगर मैं बात करूं फोर स्टेप अप में, तो स्टेप अप में जो होता है आपका क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपको पता है भैया, आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेप अप में आपका सेकेंडरी में ज्यादा पोटेंशियल आता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। सो आप कह सकते हो कि भैया करंट जो होगा प्राइमरी में ज्यादा रहेगा, वो सेकेंडरी में क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए पावर क्या होती है, कंजर्व रहती है। और स्टेप डाउन की बात करूं, स्टेप डाउन में अगर मैं देखूं तो स्टेप डाउन में क्या होता है भैया, आपका सेकेंडरी में पोटेंशियल कम हो जाता है और प्राइमरी में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जहां पर पोटेंशियल कम रहता है वहां का करंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और जहां का पोटेंशियल ज्यादा रहता है वहां पे करंट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप अप में पोटेंशियल बढ़ता है लेकिन करंट कम हो जाता है आउटपुट में। ठीक है, और स्टेप डाउन में पोटेंशियल घटता है लेकिन करंट क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी आप हाई एक्सटेंशन वायर से करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करते हो तो उसमें आप बहुत हाई पोटेंशियल कर देते हो, तो उससे क्या होता है, करंट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और जब करंट कम रहता है तो देयर इज लॉस ऑफ, वहां पे लॉस ऑफ पावर का लॉस होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा, माइन्यूट होगा, ना के बराबर होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए हाई एक्सटेंशन वायर वगैरह में क्या करते हैं, हाई वोल्टेज का पोटेंशियल ट्रांसफर करते हैं ताकि वहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ गए भैया, तो ये पूरा खत्म हो गया ट्रांसफॉर्मर। पहले इसमें दो तीन चीजें और है वो देख लेते हैं, छोटी छोटी।
अब ये बड़ी समस्या आती है एनर्जी लॉस की। चलो देखते हैं भैया एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ होता है। एक तो कॉपर लॉस होता है। आपको पता है हर कॉपर, कोई भी कॉपर हो, कितना भी बढ़िया हो, उसका रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा तो यानी हीटिंग समस्या आती है। लिखा हुआ है सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द हीटिंग ऑफ कॉपर वायर यूज्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इज पावर लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय द थिकनेस ऑफ। जब हम करते क्या, जो हम वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग में हम जनरली पतली वायर का यूज करते हैं। पतली वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का उनका कम रहेगा। कम एरिया क्रॉस सेक्शन वाला रेजिस्टेंस क्या करता है, ज्यादा ऑफर करता है, और ज्यादा रेजिस्टेंस से हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थिक वायर का यूज करना चाहिए, मोटी वायर का यूज करना चाहिए। वाइंडिंग में जितनी मोटी वायर रहेगी चीजें उतनी बढ़िया चलेंगी। ठीक है, अगला कह रहा है एडी लॉस। आपको पता है ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आपका आयरन कोर लगा हुआ है। आयरन कोर के पास रिटेंटिविटी होती है। तो पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए अगर अपवर्ड साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, तो उसको मैग्नेटाइज कर देती है। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी होती है। फिर जैसे ही नेगेटिव साइकिल आती है तो उसको डीमैग्नेटाइज कर देती है। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में कुछ वर्क होता है। ठीक है, तो इस वहां से भी क्या होगा, एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है alternating current magnetic flux induces eddy current in the iron core, ठीक है, which leads some energy loss and form the, वही है मतलब कि, ठीक है, एडी लॉस। अरे ये एडी लॉस तो दूसरा होता है यार। एडी करंट आप पढ़ोगे तो आप देखोगे एडी करंट जो होता है बिल्कुल इंड्यूस करंट की तरह आता है। अब हमें पता है, हमें तो हमें क्या करना है, हमें सेकेंडरी में ईएमएफ को इंड्यूस करना है। हम कोर के अंदर कुछ नहीं चाहते, लेकिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो कोर होता है उसका भी फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या आता है, एडी करंट आता है। अब एडी करंट होगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत हीटिंग लॉस होता है, ये कहीं भी करंट आता है। ठीक है, तो ये समस्या भी बहुत ज्यादा होती है कि एडी लॉस होता है। ठीक है, फिर कह रहा है हिस्टैरिसीस लॉस। तो अभी आपको बता दिया मैंने पहले नंबर पे, इससे पहले वाली में, कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि आयरन कोर एक बार मैग्नेटाइज होता है, फिर नेगेटिव साइकिल में क्या होता है, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। इस दौरान भी वर्क हो रहा है। वर्क में जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। देखो अल्टरनेटिंग करंट कैरीज आयरन कोर थ्रू द साइकिल ऑफ, क्या लगा, एक बार साइकिल में क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, दूसरे साइकिल में क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। वर्क इज डन ऑफ ईच साइकिल, द लॉस ऑफ हीट, ठीक है, हीट की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस एंड मिनिमाइज्ड बाय द यूजिंग द कोर ऑफ हैविंग द नैरो हिस्टैरिसीस लूप। हम ऐसे सब्सटेंस का यूज करें जिसका हिस्टैरिसीस कर्व भी क्या बहुत कम हो। आपको याद है मैंने हिस्टैरिसीस लूप कराया था, हिस्टैरिसीस कब कराया था, आई और वी के बीच का, आई और एच के बीच का ग्राफ कराया था। हाँ ग्राफ बनाया था, इस तरीके का ग्राफ था। ये देखो ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। ये जितना ज्यादा बड़ा ब्रॉड रहेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हम एक ऐसे सब्सटेंस का यूज करें जिसका ये एरिया का बहुत कम हो, क्योंकि इसका एरिया जितना कम रहेगा एनर्जी का लॉस भी होगा उतना ही कम होगा। ये ध्यान रखना। हाँ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लक्स लीकेज की समस्या। आपको पता है फ्लक्स लीकेज की समस्या बताए, मैंने कहा दो डिफरेंट लिंक पे अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी को लपेटते हो तो प्राइमरी से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेकेंडरी पे पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगी, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है, लॉस हो जाएगा, जिससे हमारा सेकेंडरी में कम पावर पहुंच पाएगी और इससे एनर्जी का लॉस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की, कम हो जाती है। वही लिखा प्राइमरी मैग्नेटिक। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करें, दोनों कॉइल को एक ही लिंक पर लपेट दें, इससे उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर। हमिंग लॉस, देखिए भी आप जाते हो ट्रांसफार्मर के आसपास तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, वो हमिंग लॉस है, वो अननेसेसरी साउंड है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही आता है। जब हाई वोल्टेज कहीं से पास करता है ना तो वहां पर ये साउंड आपको उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ एज द ट्रांसफार्मर वर्क और, हाँ ठीक है, लेंथनिंग एंड द शॉर्टेन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द ऑल्टरनेटिंग द वोल्टेज ड्यू टू द फिनोमेना इज कॉल्ड द मैग्ना, ये रह गया, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। कहां कहां पे ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ये पिछले वाले पेज पे करना। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का यूज कहां कहां पे, ट्रांसफार्मर का यूज कहां कहां पे होता है भैया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, यूज कहां पे होता है, टीवी रिसीवर लाउड स्पीकर वगैरह में, क्योंकि हाई वोल्टेज आता है, हाई वोल्टेज से वो टीवी वगैरह चलता नहीं है।
तो उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या कौन कन्वर्ट कर सकता है ये सारा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर टीवी वगैरह रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ठीक है। स्टेबलाइज द पावर सप्लाईज, पावर सप्लाई को स्टेबल करने के लिए, ठीक है भैया। जैसे आपके घर में पहले वो आता था जिसे वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते थे, जो भी है पुराने टाइम में आता है वोल्टेज। तो वोल्टेज को क्या करते थे पता है, जैसे आप बढ़ाते थे उसमें वोल्ट टर्न्स क्या होती थी, बढ़ जाती, और टर्न्स बढ़ जाती थी, उसका म्यूचुअल रिएक्शन क्या होता था, बढ़ जाता था। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता था, ज्यादा जाता था। आपके घर में सप्लाई क्या होती, ज्यादा जाती, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है ये ट्रांसफार्मर एक्सरे भाई, ये सब आप कर ही लोगे, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लेना, बस खत्म है। कुछ ये क्वेश्चन देखिए, मेरे को पता टाइम कम था इसलिए मैं सोल्यूशन भी लेके आ गया, ठीक है। ठीक है, कह रहा है भैया हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ प्राइमरी, ठीक है, ऑफ ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन, कितना है, तो इतना कितना स्टेप डाउन कर रहा है, 220 से कितना कर दे रहा है, यानी प्राइमरी में इतनी है, सेकेंडरी में इतनी है, ठीक है। टू ऑपरेट द डिवाइस इन इम्पीडेंस कितना भैया, 220 ओम, ठीक है भैया। तो आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्या निकालना है। तो भैया आपको बता दूं, प्राइमरी में आपने इतना दिया, सेकेंडरी में आपका इतना आया, ठीक है, और आपका कुल इंपीडेंस ये बराबर है माइनस में बीच में, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है भैया करंट जो है आपको सेकेंडरी में निकालना है, किसमें निकालना है, और सेकेंडरी में जो करंट होता है वहां का ईएमएफ अपॉन में इंपीडेंस के बराबर होता है, इतना होता है, ठीक है। इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, तो इनपुट पावर बराबर में आउटपुट पावर, तो आप प्राइमरी में भी निकाल लोगे करंट की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी बराबर में प्राइमरी अपॉन में सेकेंडरी था। तो आपने सेकेंडरी में तो निकाल लिया, क्योंकि सेकेंडरी का आपको वोल्टेज दिया और सेकेंडरी का आपको इंपीडेंस दिया, ठीक है। ऐसे ही आप निकाल लो उसके अंदर भी इस तरीके से बात करें, ठीक है भैया, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं है इसके औकात। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कह रहे भैया और ट्रांसफार्मर कितने टर्न है भैया, 500, प्राइमरी में कितना है, इतना, ठीक है, प्राइमरी में इतना, सेकेंडरी में इतना, कौन सा स्टेप अप ही होगा, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न है। द प्राइमरी वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है, पी दे रखा है। सेकेंडरी में कितना है, अच्छा सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है वो इतना है, तो आपको करंट निकालना है, तो सेकेंडरी में पहले वोल्टेज निकालोगे, आ जाएगा सेकेंडरी में एनएस अपॉन में एनपी इक्वल्स टू ईएस अपॉन में ईपी से, सब कुछ दे रखा है, तीन चीजें रखी है, चौथी चीज निकालने, सेकेंडरी में वोल्टेज आ गया। अब सेकेंडरी में वोल्टेज आ गया, उसका आपको करंट क्या लिखा है, रजिस्टेंस, तो वहां से आप करंट निकाल सकते हो। देखिए पहले हमने क्या निकाला, वोल्टेज निकाला, फिर उसके बाद करंट निकालिए, ठीक है। और उसके बाद कह रहा भैया प्राइमरी में कितना करंट होगा, तो प्राइमरी का करंट आप इस तरीके से निकाल सकते हो, प्राइमरी का वो पावर बराबर में सेकेंडरी का पावर, ये E1 जो है वो प्राइमरी है, E2 जो है वो सेकेंडरी है, समझ गया। तो इस तरीके से आसान करेंगे क्वेश्चन।